हैं चैप्टर 4 रसायन आबंध तथा आणविक आबंध केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, इसकी संरचना देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, जो यौगिक बन रहे हैं, जो बंध बन रहे हैं, वो किस किस प्रकार के बन रहे हैं और कैसे कैसे बन रहे हैं, वो हम देखेंगे बंधों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे 6 प्रकार के बंध होते हैं, जिसमें कि 4 जो होते हैं प्रबल बंध होते हैं, 2 दुर्बल बंध होते हैं। पहला होता है हमारा आयोनिक बंध, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड। दूसरा होता है हमारा सहसंयोजी बंध, जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा होता है मेटालिक बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं धात्विक बंध। और चौथा होता है हमारा होता है उपसहसंयोजी बंध, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और जो हमारे दो जो बिल्कुल दुर्बल बंध है वो होते हैं हमारे, एक है वॉन्डरवॉल बंध और एक होता है हाइड्रोजन बंध। इन 6 बॉन्ड के बारे में, इनमें से एक जो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, जिसको मैंने कहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, उपसहसंयोजी बंध, और ये सब हम पढ़ेंगे क्लास 11th में ही। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आयनिक बंध आएगा। उससे पहले मैं बता देता हूं कि 2 थ्योरी है बंध बनने की, एक ओल्ड है एक न्यू है। ओल्ड क्या कहती है कि बंध जो बनते हैं अपने अष्टक को पूरा करने के लिए बनते हैं। ये थी जैसे NaCl बना, Na में जो उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो हम देखेंगे कि पहले उसमें 1s2 आएगा। सॉरी, अगर हम उसमें कोशों की संख्या देखें, कोशों में कैसे भरे इलेक्ट्रॉन, तो पहले 2 और फिर उसमें हम देखें 8 और बचेगा लास्ट में 1। तो उसको क्या चाहिए, एक निकालना है इलेक्ट्रॉन। और अगर हम क्लोराइड की देखें तो Cl में हम देखेंगे कि उसमें होता है 2 8 और फिर 7। तो 7 मतलब एक उसको चाहिए अपना स्टक पूरा करने के लिए, उसको एक निकालना है। तो यहाँ पर ये दोनों साझेदारी करेंगे, Na और Cl को दे देगा एक, तो हो जाएगा Na+, Cl एक उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो Cl- हो जाएगा, तो ये दोनों मिलकर बना देंगे NaCl, दोनों का स्टक पूरा हो जाएगा। ये ओल्ड थ्योरी थी। न्यू थ्योरी कहती है कि बंध जो बनते हैं अपनी ऊर्जा कम करके स्थायित्वता को बनाने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए बंध बनते हैं ऊर्जा कम करके। कैसे, 2 हाइड्रोजन है आपस में आकर्षित हुए, कैसे, इसका इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन को आकर्षित करेगा, इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, दोनों पास आते गए, एक एक इतना पास आने के बाद ये दोनों जुड़ जाते हैं। इससे ज्यादा पास नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर्षण की जगह प्रतिकर्षण होगा, उससे वो दूर हो जाएंगे। तो ये चाहते हैं कि हम दोनों एक पास में आकर एक बंध बना ले, जिससे हमारी ऊर्जा कम हो जाए आकर्षण के चलते, और हम एक क्या हो जाए, एक स्थायित्व को प्राप्त कर ले। ठीक है, ये हमारी न्यू थ्योरी कहती है कि बंध जो बनते हैं वह ऊर्जा कम करके स्थायित्वता को बनाने के लिए, स्टेबिलिटी को बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम देखेंगे आयनिक बॉन्ड क्या है। आयनिक बंध, जो हमने NaCl का एग्जांपल लिया वही आयनिक बंध है। कैसे है देखो, आयनों के मध्य बनने वाला बंध, जिसमें एक तो धनायन होगा कैटायन और एक होगा ऋणायन अनायन होगा। तो ये सब हम होते हैं 2 चीज, कैटायन अनायन, एक धनायन और एक ऋणायन होता है। तो इनको हमने देखा, Na ने अपना एक दे दिया तो Na+ हो गया, Cl ने एक ले लिया तो Cl- हो गया, बने क्या NaCl। इनको हम डॉट स्ट्रक्चर में बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे Cl के पास एक आया तो उसको क्रॉस करके हम लिख देंगे, ये एक आ गया तो हम Cl- बन गया। Na ने एक दे दिया तो माइनस का लगा देंगे, प्लस आ जाएगा, क्योंकि प्रोटोनों की संख्या तो वही है, कितनी, 11 की 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। इसी तरीके से यहाँ पर MgCl2 है, Mg के पास क्या है, 2 8 2, तो 2 उसको क्या देने हैं, तो 2 देने के लिए वो 2 Cl को पकड़ेगा, तो एक Cl उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरा Cl दूसरा ले लेगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा MgCl2, और Mg के ऊपर प्लस के 2 चार्ज हो जाएंगे, और Cl 2 माइनस के हो जाएंगे 4, तो बनेगा MgCl2। ये हमारा था लुईस डॉट स्ट्रक्चर। उसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, देखो भाई, सारे तत्व हैं, अब उनको अपना स्टैक पूरा करना है, तो इन किसी को देना पड़ रहा है, किसी को लेना पड़ रहा है, क्या धनायन अनायन ये सब कैटायन अनायन देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि किसी एक हर ग्रुप की क्या है, निर्धारित है क्या कि इसको इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना स्टैक पूरा करने के लिए। तो यही इलेक्ट्रॉन वैलेंसी है। जैसे हमने देखा ग्रुप 1 से, ग्रुप 1 हाइड्रोजन लिथियम है ना, हलीना के, तो इस तरीके से हमने देखा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए या देना होता है वो कितना होता है, 1, इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 1। ठीक है, दूसरा जो बात करें हमने ग्रुप 2 की, जिसमें आता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो इसमें जो हमारा मैग्नीशियम है उसको 2 देना पड़ रहा है, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 2। और इसके बाद हम देखें 3 4 5 6, ये सारे के सारे कैसे हैं, धातु है, डी ब्लॉक है। ठीक है, तो डी ब्लॉक जो होते हैं उनके जो होते हैं ना, उनमें वेरिएबल परिवर्ती होते रहते हैं। तो उसकी बात ना करके हम आते हैं ग्रुप 16 पर। ग्रुप 16 में अगर हम बात करें ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो उसमें 2 6, तो उनको 2 चाहिए तो 2 हो गई इलेक्ट्रोवैलेंसी। सल्फर में भी इसी तरीके से उन्हें 2 8 और 6 इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से हम बात करें ग्रुप 17 की, जो कि हमारा है क्या क्या फिर कल भारा आंटी, तो हम यहाँ पर क्लोरीन की बात करते हैं तो उसको एक चाहिए, हमने देखा था उसका था 2 7। ठीक है, सॉरी 2 8 7, तो उसको एक चाहिए ना, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, एक लेगा, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 1। ठीक है, आयनिक बंध बनने के लिए अनुकूल शर्तें, अब इनकी शर्तें होती है। आयनिक बंध ऐसे थोड़ी ना बनेगा, एक धनायन ऋणायन हो गया तो आयनिक बंध बन गया, नहीं। यहाँ पर जो धनायन और ऋणायन है वो कैसे होते हैं, देखो, धनायन मतलब धातु, एक धातु और एक अधातु है। धातु क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है, अधातु जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो धातु में आकार कम होना चाहिए, ये पहली शर्त। आईपी जो है वो कम होनी चाहिए, ये शर्त हो गई। अधातु में क्या शर्त है कि जैब जो है वो ज्यादा होना चाहिए, आकार ज्यादा होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो भी ज्यादा होनी चाहिए।
दूसरा क्या था, धातु। तो धातु में क्या होना चाहिए भाई, आकार ज्यादा होना चाहिए, आकार सॉरी कम होना चाहिए, ज़ेब ज्यादा होना चाहिए, और जो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा है ना, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो वो क्या होनी चाहिए, वो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज भी है, क्या है, जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा क्या होती है, लैटिस एनर्जी। उसमें क्या होता है, मैंने बताया था, दो दो आयन जब आपस में मिले, जैसे Na और Cl, Na धनायन Cl ऋणायन, ये दोनों मिले तो उन दोनों से ऊर्जा निकलेगी, क्या निकलेगी जब बनेंगे, तो कौन सी ऊर्जा निकलेगी, जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी, और वो ज्यादा होनी चाहिए। बस ये 3 शर्तें हैं। उसके बाद क्या है हमारा, किसकी उच्च आयनिक यौगिक होगी। देखो हम जो है ना आयनों से देखते हैं कि जिसमें ज्यादा आयनन है ना, वो क्या होगा, वो अच्छा जो हमारा है ना आयनिक यौगिक होगा, मतलब जिसमें आयन ज्यादा वो आयनिक यौगिक अच्छा होगा, और जिसमें आकार बड़ा वो आयनिक यौगिक बेकार। ठीक है, यहाँ पर हम ये बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखें NaF, NaCl, NaBr, NaI, Na सब में सेम है, बस FCl Bri, मतलब फिर कल बाहर आई। तो यहाँ पर अगर हम देखें फिर कल बाहर आई तो आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ेगा तो हमें आकार नहीं चाहिए भाई बड़ा, हमें आकार छोटा ही चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि F जो होगा, जो NaF है वो सबसे अधिक होगा, क्योंकि हमें आकार के आधार पर हमने यहाँ पर बात करी। अब यहाँ पर दूसरी क्या चीज़ है, अच्छा धातु में बात करी, ठीक है। अब हम देखेंगे किसमें, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, Cl सब में सेम है। यहाँ पर धातु तो सब में सेम है, लेकिन धातु सब में अलग अलग। हमने बात करी थी वो धातु के ऊपर करी थी कि यहाँ पर जो धातु है, सॉरी धातु नहीं, हमने धातु के ऊपर बात करी थी, फिर कल बाहर आई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, आकार देखा, आकार जिसमें सबसे कम वे अच्छा आयनिक होगा, ठीक है, यौगिक बनेगा। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या बात करी, हमने धातुओं की बात करी। धातुओं में क्या होता है, लीना के रब। तो हमने यहाँ पर बात करी किसमें क्या होगा भाई, आकार सबसे ज्यादा होगा, वह किसका कम होगा। पहले हमने शायद ये बात करी, सबसे ज्यादा और फिर कम का, ठीक है, सबसे कम नीचे वाला होगा, फिर सबसे ज्यादा वाला ऊपर होगा, ठीक है, किसका उच्च आयनिक यौगिक होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो धातु होगी वो उसका आकार क्या होना चाहिए। अगर धातु में आकार ज्यादा है तो बेकार हो जाएगी, आयनन विभव क्या है, कम है, तो क्या होगा भाई धातु में, तो ठीक है, ठीक है। आकार ज्यादा हो तो भाई वो तो धातु के गुण दिखाएगी। उसके बाद है आयनिक यौगिक के भौतिक गुणधर्म क्या है, भाई गुणधर्म क्या है उसके। पहला है कि भौतिक अवस्था कैसी होती है, ठोस होती है। गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। चालकता जो है, अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो या मुक्त आयनन हो तो उसमें होगी, वैसे तो होगी नहीं उसमें चालकता, ठीक है। उसके बाद है आयनी, जैसे नमक है, नमक में अगर हम लगाए, अगर रूखा नमक है तो उसमें विद्युत नहीं होगी, विद्युत धारा नहीं प्रवाह करेगी। अगर वो उसको पानी में डाल दे तो यहाँ पर आयनन मुक्त हो जाएंगे, या उसको गला दे तो यहाँ पर उसके जो क्या इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, विद्युत प्रवाह कर सकते हैं। उसके बाद आयनिक अभिक्रिया का वेग, वेग तो भूल ही जाओ, बहुत तेज आयन जुड़ते हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत तीव्र होती है, ठीक है, इसलिए हम गणना नहीं कर सकते। उसके बाद बॉर्न हैबर साइकिल, ये जो साइकिल है ये हमें बताती है कि जो हमारे आयनन बन रहे हैं, जो मिलके जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो उनके अंदर जो भी ऊर्जाएं हम दे रहे हैं, मतलब आ रही है जा रही है दे रहे हैं, उस सबको जोड़कर घटाकर उसको डेल्टा एच फॉर्मेशन में लिखना ही बॉर्न हैबर साइकिल है। ऊर्जा से पूरी संबंधित है, इसकी मैं परिभाषा पढ़ूंगा। जब एक मोल यौगिक को उसके तत्वों से बनाया जाता है, जब तत्व शुद्ध या स्थायी अवस्था में, तत्व कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, स्थायी अवस्था में होना चाहिए, तो उसमें मुक्त ऊष्मा को संभवन ऊष्मा कहते हैं, ठीक है, संभवन डेल्टा एच फॉर्मेशन, डेल्टा एच, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लूंगा Mg जो कि सॉलिड है, प्लस O2 जो कि गैस है, बना MgO 1 MgO। तो यहाँ पर अगर हम इसको संतुलित करें तो O2 है, हमें इसको बनाना है 1, तो वो क्योंकि वहाँ पर 1 है तो हम इसे हाफ से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कर देगा, बन जाएगा O। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉलिड को गैस में परिवर्तित करेंगे। हम दोनों को दिखाना है कि क्या क्या इसमें ऊर्जाएं आ रही है जा रही है। तो Mg को पहले सॉलिड से गैस में करा तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, जिसको हमने कहा सब्लिमेशन एनर्जी थी, तो किससे सॉलिड से गैस में आ गया। उसके बाद ये प्लस में आएगा, जहां ऊर्जा देंगे वो प्लस में, जहां ऊर्जा निकलेगी माइनस में। तो इसके बाद हमने Mg को गैस में बना लिया, गैस में बनाने के बाद उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। यहाँ पर Mg को 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2 बार IP1 देंगे, फिर IP2 देंगे, तो ये भी सारी चीजें प्लस में आ जाएगी। उसके बाद O2 है, O2 की हमें खाली O से बात करनी है, O चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, इनके बॉन्ड को तोड़ेंगे O2 के। तो हम यहाँ पर डिसोसिएशन एनर्जी देंगे, जिसे हम वियोजन ऊर्जा कहते हैं। तो O निकलेगा, O तो पहले से गैस में है। अब यहाँ पर क्या होगी, O ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2 8 क्या 2 6 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर पहला तो वो खुद ही ले लेगी, तो खुद लेगी तो उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कहेंगे। यहाँ पर एनर्जी निकलेगी माइनस में। अब यहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए हमें खुद देना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरा नहीं लेगी, हमें खुद एनर्जी देकर उसे ग्रहण करवाना होगा। ऑक्सीजन दूसरा लेगी तो यहाँ पर प्लस का साइन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लब्धि ये आएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 2। तो इसकी जब अब दोनों जो मिलेंगे, Mg+2 बन गया वो, और यहाँ O-2 बन गया, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो इसमें से जालक ऊर्जा निकलेगी, जो कि लैटिस एनर्जी होती है, जो कि माइनस में आएगी, निकल रही है ऊर्जा। तो यहाँ पर जब हम डेल्टा एच फॉर्मेशन लिखेंगे तो सबसे पहले हमने सब्लिमेशन एनर्जी दी, वो प्लस में, IP दी वो प्लस में, IP2 दी वो भी प्लस में। उसके बाद हमने इसका DE/2 करा जो कि माइनस में, मतलब डिसोसिएशन करा। उसके बाद जो माइनस में, मतलब सॉरी प्लस में, ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा वो खुद जोड़ दिया, उसने माइनस में ऊर्जा निकली। उसके बाद लास्ट में हमने प्लस करा EA2 को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, तो वो प्लस में आएगी। उसके बाद उसमें जो जालक ऊर्जा निकली वो माइनस में। ये सारी चीजें मिलकर बनाई डेल्टा एच फॉर्मेशन। उसके बाद जालक ऊर्जा की निर्भरता। अब ये जालक ऊर्जा निर्भर किस पे करेगी, बताओ भाई किस पे निर्भर करेगी। देखो जो जालक ऊर्जा है ना वो निर्भर करती है आकार पर,
अगर आकार जितना ज्यादा उतने ही चालक ऊर्जा कम, किसका? तत्वों का आकार ज्यादा तो चालक ऊर्जा कम। अगर धनायन ज्यादा ऋणायन ज्यादा तो चालक ऊर्जा भी ज्यादा। धनायन ऋणायन ज्यादा तो चालक ऊर्जा भी ज्यादा ही निकलेगी, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती आकार के समानुपाती आयन और कैटायन के। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ये वाले आकार व धनायन व ऋणायन के आधार पर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, जैसे NaF MgF2 और AlF3, ये हम देखेंगे आयनन के आधार पर, जिसमें AlF3 सबसे ज्यादा होगा। NaF NaCl NaBr मतलब फिर कल बाहर, मतलब आकार के आधार पे तो सबसे ज्यादा फिर वाला होगा, फिर कल फिर बाहर, मतलब फ्लोरीन फ्लोरीन फिर ब्रोमीन होगा। उसके बाद फैजान का नियम आ गया। अब फैजान सर ने क्या बताया है कि देखो, जब अधिक जेफ वाले कम जेफ वाले के साथ आयनिक बंध बनाएगा तो जो ज्यादा जेफ वाला है वो कम जेफ वाले के इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड है, उसका बादल है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि कम जेफ वाला ज्यादा जेफ वाले बंध बनाते हैं, तब जेफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो होता है तो जो ज्यादा जेफ वाला है उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और यही क्या कहलाता है? ये सहसंयोजी गुण उत्पन्न करते हैं। एक ऐसे गुण होगा सहसंयोजी, ऐसे गुण होगा ना, ये अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। जैसे हमने सहसंयोजी पढ़ा था। और ये कौन कर रहा है? Na मतलब हमारा सोडियम और क्लोराइड NaCl में Na ज्यादा हाई जेफ है, वो कम लेस है, तो अपनी तरफ खींच लेगा। इसी के बाद सहसंयोजी गुण। अब ये निर्भर किस पे करेंगे? ये सहसंयोजी गुण बनने ना, ये निर्भर करेंगे सबसे पहले कैटायन। कैटायन क्या होना चाहिए? ज्यादा जेफ होना चाहिए, तो आकार छोटा होना चाहिए, आवेश ज्यादा होना चाहिए। जितना आवेश होगा उतना जेफ ज्यादा, उतने अपनी तरफ खींच लेगा। अब एनायन की बात करें तो उसमें ऋणायन जो है वो ज्यादा होना चाहिए, आवेश ज्यादा होने चाहिए। उसके बाद आकार भी ज्यादा होना चाहिए, जितना बड़ा आकार जेफ उतना ही उसका कम हो जाएगा, और इसका जेफ ज्यादा होगा, ये ऐसे खींच लेगा, ठीक है, इसके क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन के। उसके बाद एक चीज याद रखिए, NH2 NP6 ND10 ये अगर पूरा भरा हुआ है तो यह सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या होगा? सहसंयोजी गुण देखे जाएंगे। बस फैजान का नियम देख लिया था। उसके बाद हमने सहसंयोजी गुण जो थे उस पर बात करी थी कि सहसंयोजी गुण किस तरीके से होते हैं। देखो, धनायन के आवेश ज्यादा है तो सहसंयोजी गुण अच्छा होगा, धनायन का आकार कम है तो सहसंयोजी गुण अच्छा होगा, ऋणायन के आवेश ज्यादा है तो सहसंयोजी गुण अच्छा होगा, ऋणावेश का आकार ज्यादा है तो सहसंयोजी गुण अच्छा होगा, ठीक है। एक बात और मैंने बताई थी, NSP NP6 ND10 अगर ये तीनों भरे हुए हैं SPD, तो यहाँ पर सहसंयोजी गुण बहुत ज्यादा होगा, अच्छा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम गुण अगर बढ़ रहे हैं तो इस पर प्रभाव क्या होगा? देखो भाई, सहसंयोजी गुण बढ़ रहे हैं तो सहसंयोजी वाली तो हमें चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि क्वथनांक कम हो जाएगा, गलनांक कम हो जाएगा, बंध सामर्थ्य कम हो जाएगा, रंग डार्क बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और जल में विलेयता भी कम हो जाएगी, ठीक है, सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कि इनमें से सहसंयोजी गुण ज्यादा किसका होगा? NaCl NaBr NaI। तो यहाँ पर Na मतलब हमारा जो धनायन है वो तो सेम ही है, लेकिन Cl Br I यहाँ पर अलग अलग है, ऋणायन अलग अलग है, तो हमें पता है फिर कल बाहर आई। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो नीचे की तरफ जाएंगे, आकार बढ़ेगा, और हमें पता है ऋणायन का जितना आकार बढ़ेगा उतनी अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर सहसंयोजी गुण ज्यादा बढ़ेंगे, तो आयोडीन का ज्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर हमारा क्लोरीन का, सबसे ज्यादा NaI NaBr NaCl। उसके बाद क्वथनांक किसका ज्यादा होगा इनमें से? अब क्वथनांक पे बात करनी है। BeF2 है, MgF2 है, तो F2 मतलब कि हमारा जो ऋणायन है वह तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज अलग है? यहाँ पर धनायन अलग है, धनायन Be है और Mg है। बेटा मांगे मतलब यहाँ पर आकार बढ़ रहा है, Be इतना तो Mg इतना हो गया। तो यहाँ पर हम देखें तो आकार के आधार पर, मतलब आकार अगर धनायन का बढ़े तो इसका मतलब जो उसकी सहसंयोजी गुण है वो तो कम हो जाएगा, तो सहसंयोजी गुण ज्यादा किसका होगा? वो Be का ना होकर Mg का होगा। लेकिन हमें क्या बताना है? हमें तो क्वथनांक बताना है, तो उसका उल्टा कर दो, क्वथनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, किसमें? जिसमें सहसंयोजी गुण ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? MgF2 का BeF2 से। और इसी की तरह CaCl2 में और CaBr2 में, तो यहाँ पर बताना है, तो Ca मतलब कि हमारा धनायन तो सेम है, ऋणायन अलग अलग है, Cl2 है और Br2 है, तो फिर कल बाहर, मतलब कि यहाँ पर हमने आकार देखा, आकार बढ़ गया, तो आकार बढ़ गया, इसका मतलब सहसंयोजी गुण ज्यादा है किसका? CaBr2 का। लेकिन हमें तो यहाँ पर बताना है क्वथनांक किसमें ज्यादा है, तो उसका उल्टा क्वथनांक किसमें ज्यादा हो जाएगा? CaCl2 में। उसी के बाद NaCl CuCl में बताओ सहसंयोजी गुण बताना है, तो हम जब Cu मतलब कॉपर का देखेंगे तो SPD तीनों भर जाएंगे, तो यहाँ पर सहसंयोजी गुण CuCl के ज्यादा हो जाएंगे। इसके बाद KCl और AgCl, Cu के बाद नीचे Ag आता है, सिल्वर आता है, तो सिल्वर में ज्यादा होगा पोटेशियम से, क्योंकि SPD सारे भरित होंगे। उस पर FeOH का होल 3 एवं FeOH का होल 2 में से जल में सबसे ज्यादा विलय कौन होगा? अच्छा, विलय कौन होता है सबसे ज्यादा? जिसमें सहसंयोजी गुण कम होते हैं, अगर ज्यादा होंगे तो विलय जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम Fe को देखें तो Fe का निकाले अगर इसके धनायन, ठीक है, तो कितने निकलेंगे? Fe -3 में 0, तो Fe हो जाएगा 3, मतलब इसके 3 हो जाएंगे धनायन और वहां पर हो जाएंगे 2। तो यहाँ पर अगर हम देखें 3 और 2, तो 3 क्या है भाई? ज्यादा धनायन है, तो इसका मतलब ये सहसंयोजी गुण ज्यादा होगा। लेकिन हमें तो क्या बताना है? विलय कौन ज्यादा होगा? तो विलय हमारा होगा FeOH का होल ट्वाइस। उसका किसका रंग ज्यादा गहरा होगा? FCl Bri। Ag तो सब में बराबर है। हमें किससे बात करनी? ऋणायन पे। ऋणायन में जितना अधिक आकार होगा उतना ही अधिक रंग होगा, क्योंकि सहसंयोजी गुण ज्यादा होंगे, तो रंग ही बताना है। तो फिर कल 12, तो यहाँ पर I सबसे ज्यादा, फिर हमारा Br, फिर Cr, फिर F। उसी के बाद SnCl2 और SnCl4 में से कौन सा ठोस है एवं कौन सा वाष्पशील द्रव्य है? तो हमें यहाँ पर देखना है Cl2 और Cl4 उसी की तरह जो हमने Fe और Fe में उसमें OH में करा था। यहाँ पर Sn के निकालेंगे, कितना धनायन है उसका धनायन निकालेंगे, तो यहाँ पर 2 निकलेगा, वहां पर 4। जिसके ज्यादा धनायन वो हो जाएगा वाष्पशील द्रव्य, और जिसके कम धनायन वो हो जाएगा हमारा ठोस।
उसके बाद अब हम देखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पहले हम उनके रूल्स देखेंगे। हमने इससे पहले भी बात करी थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, और यहाँ पर हम सहसंयोजी बंध के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात हम केवल बाहतम कोश की बात करेंगे, जो बाहतम कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे ना उसकी बात करेंगे, कोवैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो मूल उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य है, वो अष्टक पूर्ण करने का, अष्टक को पूरे भरने का। अगर हाइड्रोजन है तो 2 और जितने भी उसके लिए 8 8 8 8 8, ठीक है, वो हमें पूरा करना है। उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल एटम देखना है। सेंट्रल एटम जो है उसके लिए अष्टक नियम कोई मायने नहीं है, वो ज्यादा भी हो सकता है 8 भी हो सकता है। अब सेंट्रल एटम की पहचान कैसे करें? देखो भाई, जो संख्या में सबसे कम होगा वह सेंट्रल एटम है। उसके बाद जिसमें विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी वह सेंट्रल एटम है। आकार सबसे बड़ा होगा सेंट्रल एटम। परमाणु क्रमांक जिसके सबसे ज्यादा होंगे, परमाणु क्रमांक, वो सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। और यहाँ पर सेंट्रल एटम अपनी अधिकतम कोवैलेंसी पर भाग लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो 2 होगा, नाइट्रोजन है 5 होगा, सल्फर है 6 होगा, पोटेशियम है पोटेशियम कह रहा हूँ 5 होगा, क्या कहते हैं इसे, और अगर हमारा क्या है कार्बन है तो वो 4 होगा, फॉरस है तो 5 रहेगा, पोटेशियम बोल दिया। उसके बाद यदि यौगिक पर धनावेश है तो वह हमेशा सेंट्रल एटम पर होंगे, ठीक है, धनावेश है। अगर ऋणावेश है तो वो कॉर्नर पर जाएंगे, ठीक है। यदि देखो हमें कंफ्यूजन हो कि सेंट्रल परमाणु कॉर्नर परमाणु पे ऋणावेश किसके ऊपर रहेगा, धनावेश का तो पता है सेंट्रल एटम पे होगा, लेकिन ऋणावेश में कंफ्यूजन है, तो वो जो हम पता लगाएंगे वो लगाएंगे फॉर्मल चार्ज से। फॉर्मल चार्ज का सूत्र है जो हम आगे अभी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लुईस इलेक्ट्रॉन बंधुता संरचना देखेंगे किस तरीके से होती है, यही हम देख रहे हैं, इसका पार्ट 2 है ये। तो यहाँ पर हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए। पहला क्यू जो होता है उसे कोवेलेंस कहते हैं। जितने भी परमाणु में संयोजकता कोश की संख्या है उसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस अगर ऋणावेश है तो प्लस हो जाएगा, अगर धनावेश है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें चार्जेस पे बात कर रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा इसका मतलब एक प्लस हो जाएगा, एक और जुड़ जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरी बात हम करेंगे बॉन्ड पेयर। देखो भाई, बॉन्ड हम बना रहे हैं तो सबसे पहले एक सिंगल बॉन्ड तो होना चाहिए। तो सिंगल बॉन्ड के लिए कितने भाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो वही सिंगल बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 3 बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड होगा, 4 बॉन्ड होगा, तो इस तरीके से हम उसमें बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्हें जोड़कर हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। उसके बाद लोन पेयर आते हैं जिसको हम कहते हैं एकांक युग्म इलेक्ट्रॉन। तो एकांक युग्म सिंगल लोन पेयर में क्या होता है, जो हमने क्यों निकाले उसको बॉन्ड पेयर से करते हो तो उसकी संख्या निकल आती है कि लोन पेयर में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हमारे परमाणु के ऊपर लगेंगे। अब यहाँ पर O2 की डॉट संरचना देखते हैं। O2 तो एक और दूसरे ओ से मिला, इसका हम पहले क्यों निकालेंगे, क्यों कैसे निकालेंगे। ओ में कोवैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे, तो 6, और इसमें कोई धनावेश ऋणावेश नहीं है तो 6 और 1 2 है ना, O2 है तो 6 6 12 हो जाएंगे, तो 12 हिस्सा लेंगे क्यों होंगे। अब इसमें लोन पेयर निकालना, लोन पेयर के लिए हमें किससे माइनस करना पड़ता है? क्यों का माइनस करना पड़ता है बॉन्ड पेयर से। तो एक ही बॉन्ड बनना है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 का माइनस हो जाएगा किससे? 12 से, बचे 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर लगाए जाएंगे, और इस तरीके से हम इसका क्या बना देंगे, अब यहाँ पर डबल वो बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें देखो 1 2 3 4 6 बन जाएगा, वहाँ पे 4, तो इसको अभी पूरा नहीं हुआ, तो पूरा करने के लिए एक हमारा इधर आ जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से N2S3O+। उसके बाद हम NH4+ का देखते हैं। देखो N जिसकी सबसे कम संख्या है हमारा सेंट्रल एटम, तो N हमारा सेंटर में आ जाएगा, H चारों तरफ लग जाएंगे क्योंकि 4 है, यहाँ पर धनावेश है, ये भी ध्यान में रखना। तो हम Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे? N के लिए 5 होता है जो उसके कोवेलेंस है, उसके बाद 4 उसमें प्लस हो जाएंगे, और हाइड्रोजन है तो एक ही होता है, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9, और उसमें से एक धनावेश है तो माइनस हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा? 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन है Q के, ठीक है। उसके बाद इसमें जो हमारा लोन पेयर है वो कैसे निकालेंगे? देखो बॉन्ड कितने बनने? 4, तो उसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 8 में से 8 के बच्चे कितने? लोन पेयर 0 हो गए। तो यहाँ पर हमें किसी चीज की चिंता नहीं लेनी है, और हमें धनावेश पता है वो कहाँ पर लगेगा, याद रखिएगा किस पे लगेगा, वे लगेगा हमारे जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर, ठीक है। अब जिन यौगिकों पर क्या ऋणावेश है, अब बताओ उसकी डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगी। तो मैंने बताया कि जो अगर ऋणावेश है तो हमेशा किसके ऊपर लगेगा? कॉर्नर में जो होंगे। अब कॉर्नर में होंगे वो कैसे डिसाइड होगा? मान लो NO3- है, इसका लिखो, तो हम पहले क्यों निकालेंगे, जो कि वो होगा 5, ठीक है, प्लस 3 3 मल्टीप्लाई बाय 6 तो हो जाएगा कितना? 6 18, तो 18 + 5 कितना हो गया? 24, तो 24 इलेक्ट्रॉन क्यों आ गए। अब हमें निकालना है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो कि भाई क्यू माइनस बॉन्ड पेयर होगा। बॉन्ड पेयर यहाँ पर कितने बन रहे हैं? 3, तो 3 मतलब 6, तो 6 में से माइनस करेंगे 24, तो 18 इलेक्ट्रॉन हमारे लोन पेयर में लगेंगे। अगर हम इसको इस तरीके से लगाएं तो यहाँ पर हम देखने को मिलता है डबल ट्रिपल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगा देंगे इसको, चूंकि आसान है। लेकिन अब हम ऋणावेश कैसे लगाएंगे? तो ऋणावेश लगाने के लिए अब हम फॉर्मूला देखेंगे फॉर्मल चार्ज का। तो फॉर्मल चार्ज क्या कहता है कि जो भी हमारे एक एक करके हम देखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, जो भी हमारा कोवैलेंस है उसको माइनस कर दो, किससे? लोन पेयर से। उसको माइनस कर दो बॉन्ड पेयर बटे में 2 से, तो ये हमारा निकल आएगा किसका? फॉर्मल चार्ज का। देखो पहले में हम बात करते हैं, पहले हमने हमारा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड बनना है तो हमारा यहाँ पे बॉन्ड पेयर होगा 2 और लोन पेयर होंगे 6, तो 6 हमारा कोवैलेंस होता है, -6 कर देंगे, माइनस में 2/2 कर देंगे तो आएगा -1। और ये बात ध्यान में रखना, ऑक्सीजन में जो सिंगल बॉन्ड बनता है तो वहां पर हमेशा चार्ज उसका -1 रहेगा, सिंगल बॉन्ड में -1, डबल बॉन्ड में 0 रहेगा, डबल बॉन्ड में 0। अब उसके बाद नाइट्रोजन का निकाला तो 5, और इसको हम माइनस कर देंगे, इसके लोन पेयर में 0 है, 5 - 0 माइनस इसके जो बॉन्ड पेयर में वो कितने हैं यहाँ पर 8, तो 8 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आया 4, 4 में से 5 गए, बचे 1, तो 1 प्लस का है। और हमने देखा यहाँ पर एक और ऑक्सीजन का, वो -1 + 1 कट गया आपस में, तो बचा कितना? 1 -1, तो वो आ जाएगा एक ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ से हमने माइनस लगाना सीख लिया। इसी तरीके से NO2- का भी होगा। यहाँ पर अब हम बात करते हैं किसकी?
सल्फर की। देखो सल्फर में अगर हम देखते हैं तो वो क्या, सल्फर जो है वो चाहता है क्या होना, अपने कोवैलेंस को 6 बनाना चाहता है। और यहाँ पर हम कोवैलेंस की बात करेंगे बॉन्ड पेयर प्लस जो उसका लोन पेयर है उसका। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सल्फर 6 बनाना चाहता है, जैसे कि SO3 2 माइनस है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम क्यू लिखे तो क्यू की जो संख्या आएगी वो आएगी 26 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के तो 26 माइनस हो जाएगी 6 तो हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन को अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 तो लोन पेयर आए हैं और 3 जो हमारे वो बने हैं इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर तो हमें 6 चाहिए, तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 ही है, एक और चाहिए तो एक इसमें एक और आ जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड बनाने का ऑक्सीजन एक और बार। तो यहाँ पर अगर हम चार्जेस निकाले तो सारे चार्ज सही आएंगे, डबल बॉन्ड है तो 0 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो -1 हो जाएगा और सल्फर यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने बिल्कुल सही तरीके से इसे सीख लिया है। इसी तरीके से SO4 2- होगा, ठीक है। हम देखेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत, ठीक है। अब हम सहसंयोजी बंध देख रहे हैं, उसमें संयोजी बंध देख रहे हैं तो सहसंयोजक बंध के सिद्धांत देखेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखेंगे। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन आकर्षित हुए, आपस में मिल गए, एक दूरी पे मिले, उस एक दूरी पे मिल गए, उसको हमने क्या कहा था, उसको हमने कहा था R0 दूरी पर मिलते हैं कौन, हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, ओवरलैपिंग के चलते, और किसकी ओवरलैपिंग, कक्षकों की ओवरलैपिंग के चलते हमारे सहसंयोजी बंध बनते हैं और जिसके अंदर आकृति होती है SPDF। ये 4 क्या होते हैं, हमारे कक्षक होते हैं, गोलाकृति, P में डंबल और डबल डंबल D में, और F में जटिल। केवल अर्धभरित, जो अर्धभरित होते हैं वही आपस में मिलते हैं और चक्रण विपरीत होता है, ठीक है। और ये कितनी दूरी पर मिलते हैं, 50% की R0 दूरी पर तक मिलते हैं, ठीक है। अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन होने के लिए सेम साइन तात्पर्य, अगर सेम साइन होंगे, सेम साइन का मतलब दिशा अगर सेम होगी तो ओवरलैपिंग होगी, अगर विपरीत दिशा होगी, प्लस प्लस ना होकर प्लस माइनस होगी तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। और 2 ओवरलैपिंग होती है, एक होती है सिग्मा, एक होती है पाई। सिग्मा में क्या होता है, हेड टू हेड, जिसको हम क्या कहते हैं, सिरावार, ठीक है। उसमें अगर होती है तो उसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जैसे हमारा S और S, ये गोल है ये भी गोल है, ये आपस में मिल गए तो इसे हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। इसी तरीके जो भी हेड टू हेड मिले वो सिग्मा बॉन्ड, और जो पार्श्व में जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड, पार्श्व में, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड ज्यादा क्या होता है भाई, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा जटिल होता है, ठीक है। हाँ, तो जो भी सिरेवार होते हैं वो हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, हमारे पार्श्व में सीधे सीधे, ठीक है, इस तरीके से। अब यह बंध जो होते हैं हमारे सिग्मा बंध जो होते हैं वह सामर्थ्य अधिक होते हैं, ठीक है। सामर्थ्य अधिक मतलब ये जटिल होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो बंध ऊर्जा है वह अधिक होती है, इसके चलते अतिव्यापन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और लेकिन बंध लंबाई कम होती है, ठीक है, और ज्यादा स्थायी होते हैं, ठीक है। और पाए बंध में क्या होता है कि यहाँ पर पार्श्व लगे रहते हैं और इसकी सामर्थ्य कम होती है, इसी के चलते बंध ऊर्जा भी कम होती है, लेकिन जो इनकी दूरी है, बंध दूरी वो ज्यादा होती है ना, लंबाई इनकी दूरी ज्यादा होती है और ये कम स्थायी होते हैं। इसी कारण सबसे पहले जो बॉन्ड बनता है वो हमारा बनता है कौन सा, सिग्मा, और फिर बनता है पाई, और जितने बनेंगे वो पाई बनेंगे, पहला बनेगा सिग्मा, ठीक है। उसके बाद एक और होता है शून्य अतिव्यापन, जो मैंने बताया, अगर दिशा विपरीत है तो वो शून्य अतिव्यापन होगा, मतलब कोई अतिव्यापन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखे, जैसे यहाँ पर मिल रहे हैं कौन, हाइड्रोजन आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर एक ही परमाणु मिले तो सिग्मा बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है, मिलते हुए, ठीक है। लास्ट के देखने हैं कि हमारे अर्धभरित है, तो अर्धभरित होंगे तो दोनों आपस में सहसंयोजी कर एक बंध बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज है, जो बंध लंबाई है, ठीक है, वो व्युत्क्रमानुपाती ऊर्जा की, जितनी अधिक ऊर्जा उतनी बंध लंबाई कम होगी, अगर जितनी लंबाई ज्यादा उतनी बंध ऊर्जा कम होगी, ठीक है, एन कम बंध ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल है, BF3 है, ठीक है, उतने ही आयुग्मित, जितने बंध हमें बनाने हैं उतने ही आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और मैंने ये बता दिया कि सबसे पहले पाई बंध सिग्मा बंध बनेगा, फिर पाई बंध बनेगा, क्यों, क्योंकि उसमें ऊर्जा ज्यादा है तो वो पहले बन जाएगा, फिर उसके बाद पाई बंध बनेगा, ठीक है। तो 2 परमाणुओं के बीच, है ना, पहले क्या होता है, पाई बंध बनता है और फिर सिग्मा बंध बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा देखो, अगर मान लो हमारे जो बंध है ना, वो ज्यादा है और आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम है, तो हम क्या करेंगे, उत्तेजित करके हम 3 मतलब बंध बनाएंगे, ठीक है। अगर मान लो बंध हमें ज्यादा चाहिए और आयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे पास कम है, तो हम उत्तेजित करके बंध इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पर। अब हम देखेंगे संकरण क्या होता है। देखो संकरण में हम क्या करते हैं कि हमने देखा कि जब दो, जैसे मान लो CH4 जब मिल रहे हैं, ठीक है, तो हमने जब उसको इस तरीके से हमने बनाया VBT की मदद से, हमने किसकी मदद से बनाया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत की उससे बनाया। तो हमने देखा यहाँ पर जो बन रहे हैं, पहले तो 2s 1s से मिल रहा है, फिर SS से मिल रहा है, फिर PS से मिल रहा है, फिर PS से, मतलब कि हमने देखा कि अलग अलग बंध बनने के लिए अलग अलग कक्षक किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब परीक्षण ऑब्जर्व हुआ तो ऐसा नहीं हुआ, सब बराबर होते हैं, ठीक है, मतलब कि सारे के सारे जो कक्षक है वो बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पर संकरण का इस्तेमाल किया, जिसमें कि सबसे पहले वही बात, जितने बंध बनेंगे उतने ही आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और उतने किसके होने चाहिए, हमारे सेंट्रल एटम के, जिसको हम सेंट्रल मान रहे हैं, केंद्र वाला एटम मान रहे हैं। और बाहतम कोश में मिक्सिंग होगी, और वो सिग्मा बंध बनेंगे उतनी ही मिक्सिंग होगी जितने सिग्मा बंध बनेंगे, ठीक है। और पाई बंध के लिए मिक्सिंग नहीं होगी। जिन कक्षकों को मिक्स कर रहे हैं उनकी ऊर्जा अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब बराबर ही होने, जैसे 3s है तो 3p के बराबर, 2s है तो 2p के बराबर में, इस तरीके से। संकरित कक्षक ऊर्जा व आकार में एक समान होते हैं, ये भी बात ध्यान में रखना, समान मतलब एक समान उसमें ऊर्जा और आकार में होने चाहिए।
संकरित कक्षकों की संख्या बराबर होती है मिक्स किए गए कक्षकों की संख्या के, ठीक है। मिक्सिंग संकरण में देखो एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं और खाली भी ले सकते हैं, जो कि हम क्लास 12 में पढ़ेंगे उपसह संयोजी में। उसके बाद है संकरित कक्षक खुद को इस प्रकार अभिविन्यासित करते हैं कि उनमें प्रतिकर्षण कम से कम हो, ये है। और इसकी आकृति कैसे होती है, एक छोटा सा और वो दूसरा बड़ा वाला, ठीक है, एक चूजा सा और एक बड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद उनके एग्जांपल देखेंगे, जैसे बीई F2 में जब हमने देखा तो बीई और F2 में मतलब कि डबल वो बन रहा था, और दोनों कैसे हैं हमारे डबल, सॉरी दोनों क्या बनने हैं हमारे सिग्मा बनेंगे, ठीक है। तो सिग्मा के लिए हम बीई को खोलेंगे तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर उत्तेजित अवस्था करवानी पड़ेगी, क्योंकि बीई में 2s2 लास्ट में था, तो लेकिन हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो एक उत्तेजित करा के 2p में चला गया। अब इनको मिक्स करेंगे तो बन जाएगा ये कितना, 2s और 2p मिलेंगे तो हम कहेंगे इसे sp, ठीक है। sp में क्या होगा, ये sp हो जाएगा इस तरीके से, और एक इधर हमारा फ्लोरीन जुड़ जाएगा, एक इधर फ्लोरीन बन जाएगा, दोनों सिग्मा बंद होंगे और 180 का कोण बनाएंगे और ये रेखीय कोण कहलाएगा। इसी तरीके से अगर तीन क्या बने हो, 3 बॉन्ड बने हो, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बने हो, उसमें ट्रायंगल प्लेनर बनेगा, ठीक है, जिसमें 120 का कोण बनेगा ट्रायंगल, जैसे एक इधर 2 इधर, ये 3, इसमें एक इधर 2 इधर लग जाएगा। अगर 4 वाला बनेगा तो ये 4 इस तरीके से हो जाएंगे और इधर इधर चारों हाइड्रोजन ऐसे ऐसे लग जाएंगे, या जो भी 4 होंगे हमारे वो ऐसे लग जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर 5 वाला होगा तो वो किस तरीके से होंगे, पहले देखो एक ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके से, उसके बाद ऊपर नीचे करके हम पांचों को इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। और ऐसे हमारा 6 का बनेगा, जिसमें कि सारे इस तरीके से लगेंगे ऊपर नीचे साइड में, और फिर उसके बाद ऐसे सीधे सीधे इस तरीके से मिक्सिंग। पहले मिक्सिंग हमें सीखना है। देखो मिक्सिंग में क्या होता है, अगर मान लो sp1 ये दोनों मिले तो होगा इसका sp बस, अगर sp2 मिले तो sp2 हो जाएगा, अगर sp3 मिले तो sp3 हो जाएगा, अगर spd1 ये तो sp3d1 हो जाएगा, अगर sp3d2 तक मिले तो ये sp3d2 हो जाएगा। ये संकरण हमें सीखना पड़ेगा। और संकरण को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, संकरण को कहते हैं हाइब्रिडिएशन, ठीक है, हाइब्रिडिएशन, ठीक है। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये क्या है, देखो आणविक कक्षक सिद्धांत एमओटी जिसे हम कहते हैं, ये क्यों आया। सबसे पहले हमने क्या देखा, वीबीटी देखा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखा, उसमें हमने कमियां देखी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या था, देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने देखा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमारी वीबीटी थी वो हमें ये बताती थी कि जब है ना, जब हमारे सहसंयोजी बंध जब बनते हैं, उनका जब निर्माण होता है वो ऑर्बिटल्स के निर्माण से होता है, ऑर्बिटल्स के आपस में sp-df ऑर्बिटल्स जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो थ्योरी है ये बताती है कि यहाँ पर ऑर्बिटल्स भी जुड़ते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी जुड़ते हैं, आणविक जो हमारे आणविक जो क्या कहते हैं कक्षक है वो भी आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्यों आया, क्योंकि वीबीटी में कमियां निकल के, क्या कमियां थी कि O2 जो है वह अणु चुंबकीय है, जो कि अभी हम देखेंगे, ठीक है, लेकिन वीबीटी में ये प्रतिचुंबकीय आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा S2 S2 माइनस, इनका वीबीटी अस्तित्व व स्थायित्व या अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता, मतलब नहीं बता पाता है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इसमें नहीं आ पाते, किसमें, वीबीटी में, लेकिन इसमें हम बॉन्ड ऑर्डर उनके देखेंगे, और बॉन्ड ऑर्डर अभी हम देखेंगे किस तरीके से होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो हमारी कहती है ये काम करती है आणविक कक्षकों के ऊपर, और आणविक कक्षक 2 तरह के होते हैं, एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, बॉन्डिंग में क्या होता है, देखो जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो यहां पर क्या होता है कि जो आबंध है वो इस तरीके से होते हैं, जैसे ये जो पूरी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये तरंग सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। कि हमने बताया था कि जो हमारा एटम होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक तरंग है, कण से ज्यादा क्या है, तरंग है। तो तरंग पर आधारित है कि एक तरंग इस तरीके से जाती है और दूसरी तरंग किस तरीके से आती है। तो जब ये दोनों आपस में जुड़े, ठीक है, ए और बी आपस में जुड़े, प्लस माइनस करके जुड़े, तो ये बड़ी हो गई तरंग, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है कि यहाँ पर क्या होता है, इनकी ऊर्जा संयोग करने वाले कक्षकों से कम होती है, लेकिन इनकी ऊर्जा कम हो जाती है, ये आकार बढ़ गया तो ऊर्जा कम हो गई। लेकिन यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर क्या होती है कि यहाँ पर इसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर कैसे जुड़ते हैं, प्लस माइनस और माइनस प्लस जुड़ते हैं, जो कि क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, और यहाँ पर कोई तरंग नहीं बनेगी। तो ये ज्यादा ऊर्जा वाले होते हैं, ठीक है। संयोग करने वाले कक्षकों की ऊर्जा से अधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर हम ऊपर लिखते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर नीचे लिखते हैं, और ये केवल सिग्मा बॉन्ड के लिए है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के लिए। और इसमें हम कुछ नहीं बॉन्डिंग निकालते, ऑर्बिटल्स ऑर्डर कितने होंगे, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं किस तरीके से एमओटी है। देखो सबसे पहले परमाणु कक्षक मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं, परमाणु कक्षक आपस मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं, और परमाणु कक्षकों की संख्या उतनी ही होती है जितनी आणविक कक्षक होंगे, ठीक है। और आणविक कक्षकों में 2 होते हैं, एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे हम विनाशी या प्रति आबंधन आणविक कक्षक बोलते हैं, विनाशी। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम कहते हैं संपोषी या योगात्मक आबंध आणविक कक्षक। विनाशी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और संपोषी हमारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पर स्थायित्व क्या होता है कि ये निर्भर किसके ऊपर करता है, बंध कोटि, जितने हमारे बॉन्ड ऑर्डर बनने हैं, ठीक है, वही बताएगा कि ये स्थायित्व है या अस्थायित्व है, ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन को लगाते हैं तो वे जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम इसी का पालन करते हैं, किन नियमों का, जो हमने नियम पहले पढ़े थे, पॉली एक्सक्लूसिव नियम, कि इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते हुए क्रम में, मतलब पहले छोटे में जाएगा ऊर्जा में, फिर बढ़ते हुए ऊर्जा में जाएगा। अब बाउ और हुंड की इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पसंद नहीं करता है, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो इसी में विपरीत दिशा में होने चाहिए, ठीक है। ये सब नियमों पर आधारित है, ठीक है।
तो पहले घटते हुए और फिर बढ़ते हुए, पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में और फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों आए, ठीक है। यहाँ पर 1s इसका है, 1s1 इसका है। तो यहाँ पर 1s इसने दिया किसको, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ने, और इसने भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर दिया, ऊपर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर है। तो यहाँ पर क्या बंद बनेगा, सिग्मा बंद, ठीक है। तो सिग्मा बंद बना जो कि पूर्ण भरित है, सिग्मा 1s2 पूरा भर गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर हम निकाले, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है, उसका माइनस करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से और बाय 2 करते हैं, उसका डिवाइड 2 से करते हैं, ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 भर गया, एंटी बॉन्डिंग में तो है ही नहीं, और अगर हम एंटी बॉन्डिंग में होते तो हम उसे स्टार से दिखाते हैं, स्टार बना देते हैं, ठीक है। तो है ही नहीं यहाँ पर, तो 2 माइनस 0/2, तो 2 में से 2 कट गया, बचा 1, 2 में से 2 गया, अच्छा 1। तो यहाँ पर एक जो है, एक इनका बंद बनेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इससे हमने बंद पता लगा लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे हाँ कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित है, तो यह प्रतिचुंबकीय, युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय होगा। अब हम देखेंगे H2+ का, H2+ का देखो किस तरीके से होगा, H2+ आयन है, तो यहां पर क्या होगा, H इधर से आएगा और H इधर से आएगा। अगर प्लस है तो एक को हमें प्लस करके दिखाना पड़ेगा, तो एक को हमने H को प्लस दिखा दिया, इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा, उधर 1 है, तो 1 आया, पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में 1 भर गया, तो सिग्मा बॉन्ड बनाया, सिग्मा 1L। तो यहाँ पर और तो है ही नहीं, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में 1 है, माइनस करो किससे, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, बाय 2 कर दो, तो यहाँ पर जो आया बॉन्डिंग ऑर्डर वो आया 1/2, 1/2 बंद कोटि जो आया, ठीक है। तो यहाँ पर यह है अयुग्मित होगा, क्योंकि हाफ कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। अयुग्मित क्या है, ये अनुचुंबकीय होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एमओटी से सिद्ध करिए कि He2 और अस्तित्व में नहीं होता है। क्या बताना है, जो हीलियम है, हीलियम 2 He2, ये अब हमें बताना है अस्तित्व में नहीं होता है। कैसे नहीं होता, देखो He2 इधर आया, He2 इधर आया, ठीक है, 1s2 पूरा भरा है, 1s2 उधर भरा है, तो ये सबसे पहले किसमें क्या, बॉन्डिंग ऑर्डर में, फिर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, तो यहाँ पर दोनों भर जाएंगे, क्योंकि 2 इसका 2 इसका, 2 इसमें भर गया, 2 इसमें भर, 1s2 पूरा बन गया, 1s*2 ये भी पूरा बन गया, दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब हम इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाले, तो यहाँ पर 2 - 2 बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब माइनस होंगे बाय 2 करेंगे तो 2 में से 2 बचे 0, और 2 का जब 0 से करेंगे तो 0 होगा, और इसका मतलब 0 है, तो कोई बॉन्ड वगैरह नहीं बनेगा, तो यह अस्तित्व में नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक फैक्ट याद रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन 14 के बराबर है या 14 से, मतलब 14 ज्यादा है इलेक्ट्रॉनों से, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन 14 के बराबर है या इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, ठीक है, इन दोनों का देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो 14 ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो वह बनेगा पाई सिग्मा, ठीक है, ये बनेगा 14 हो या 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, पाई सिग्मा। अगर 14 से ज्यादा हो, 14 से इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा हो, ठीक है, तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा, लास्ट वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूं, वो बनेगा पाई सिग्मा पाई, ठीक है, सॉरी सिग्मा पाई सिग्मा। अगर 14 जो है उसके उससे कम है इलेक्ट्रॉन या उसके बराबर है, तो बनेगा हमारा सिग्मा और पाई सिग्मा। अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर बनेगा सिग्मा पाई सिग्मा। अब देखते हैं हम इनका एग्जांपल, जैसे बरीलियम 2 है, तो B2 में देखो बरीलियम है 1s2 2s2 और 2p1, 5 रहते हैं ना बरीलियम का, तो 2p1 का देखते हैं, क्योंकि 1s2 पूरा भर जाएगा, वो भी दोनों भर जाएंगे, 2s2 में दोनों वो भर जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी। अब हम लास्ट में देखेंगे 2p, देखेंगे 2p1 इधर आया, 2p1 इधर से आया, तो सबसे पहले हम किसमें बनेंगे, यहाँ पर हमने देखा पहले ये 14 के बराबर है, 14 से कम है, तो हमने देखा 14 से कम है, क्योंकि 5 इधर है, 5 इधर 10 है, तो 10 14 से कम है, तो हम यहाँ पर जो रूल इस्तेमाल करेंगे वो बनेंगे पाई सिग्मा। तो पाई में पहले जाएगा 1 और फिर उस वाले पाई में जाएंगे, एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उसमें 2 होगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में 0 होगा, तो 2 बाई इसका माइनस कर देंगे इस तरीके से, तो 2 में से 0 गया और बाई 2 तो हो जाएगा 1, तो 1 हमारा क्या बनेगा, इसमें बी और बी का बॉन्डिंग ऑर्डर बनेगा, ठीक है। अब N2 का भी इसी तरीके से, N2 में देखो 1s2 2s2 और 2p कितना बचा है, 4 5 6 7 3, ठीक है, तो 2p3, अब उसका तो पूरा बचेगा, 2p3 में देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो 14 बराबर है, 14 से ज्यादा है या 14 से कम है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हम देखें क्या है, नाइट्रोजन है, तो 7 रहता है, 7 7 14, मतलब 14 के बराबर, तो यहाँ भी वही चीज इस्तेमाल होगी, पाई सिग्मा, ठीक है। तो पाई में पहले भर जाएंगे, 3 इधर से आए 3 इधर से आए, तो यहाँ पर जब हम भरेंगे तो 6 पूरे भर जाएंगे ये, ठीक है, कक्षक। तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा पाई 2px है ना 2, और पाई 2py2 और पाई सिग्मा 2pz, ये सारे भर जाएंगे और उसमें 0 0 होंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो बराबर हो गए। अब यहाँ पर देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, जो हमारा लास्ट वाले में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कितने 6, और हमारा एंटी बॉन्डिंग में 0 है, तो 6 में से 0 गया और बाई 2 करा तो कितना आ गया 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन युग्मित है, ठीक है, तो 3 बनेंगे क्या, बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। उसको हमने क्योंकि नहीं देखा, क्योंकि हमें पता है सारे भरे हुए हैं, तो 0 हो जाएगा और बाई 2 कर देंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा। ऑक्सीजन में देखेंगे 1s2 है 2s2 है 2p4 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 8 8 8 16, 14 से ज्यादा है, तो कौन सा रूल इस्तेमाल होगा, इसमें इस्तेमाल होगा सिग्मा पाई सिग्मा, तो सिग्मा पहले बनेगा फिर पाई बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लास्ट वाले में देखते हैं, क्योंकि 1s2 2s2 पूरे भर जाएंगे, तो हम 2p4 में देखते हैं। 2p4 में देखो अगर हम भरे 4 दर से 4 दर से, तो हो गया कितने 8, तो 8 को हम भरेंगे 1 2 3 4 5 6, अब ऊपर भी एंटी बॉन्डिंग में चढ़ जाएगा, तो 7 8, तो यहाँ पर हमारे जो लास्ट आएगा वो आएगा सिग्मा 2px2 और फिर पाई 2py2 और पाई 2pz2 और उसके बाद पाई 2px स्टार और फिर पाई 2py स्टार 1, ठीक है, तो 1 1 इसमें भर जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर इनका निकाले तो 6 हमारा क्या था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे और एंटी बॉन्डिंग में 2 थे, तो 6 में से 2 गए बचे 4, 4 का 2 से डिवाइड कर दो बचे 2, तो 2 इसमें बॉन्ड ऑर्डर बनेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के। और यहाँ से हमें पता लगा ये अनुचुंबकीय, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे वॉन्डर वॉल फोर्सेस वगैरह क्या होते हैं, ठीक है।
ये वॉन्डर वॉल बल जिसकी मैंने बात करी थी, ये दुर्बल बल है और ये लगता है कि इसके बीच में ये परमाणु और अणुओं के बीच में लगने वाला बल होता है, ठीक है। और ये उदासीन स्पीसीज पर लगता है, जैसे हीलियम है ना, और जो ऐसी स्पीसीज होती है ना, जैसे हमारा हीलियम है ना, नियॉन, आर्गन, ब्रोमीन, और इसमें भी लगता है फ्लोरीन, क्लोरीन। इस तरीके से जो वॉन्डर वॉल बल लगता है वो होता है, ठीक है। अब ये जो वॉन्डर वॉल बल है वो समानुपाती होता है किसके, परमाणु और अणुओं के आकार के, ठीक है। जितना बड़ा आकार रहेगा उतना ही बड़ा, मतलब उतनी इस तरीके से जुड़ती रहेगी, और ये परमाणु अणु के भार पर भी रहते हैं, ठीक है। भार के और आकार के जो समानुपाती होते हैं वॉन्डर वॉल बल होते हैं, ठीक है। उसका वॉन्डर बॉल बल के प्रकार हैं, देखो 3 प्रकार के। एक है द्विध्रुव आकर्षण, ठीक है, डाइपोल डाइपोल, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होता है कि एक द्विध्रुव, मान लो H और Cl है, जिसमें पार्श्व रहता है, Cl का ज्यादा रहता है तो पार्श्व नेगेटिव आ जाता है, उसका पार्श्व पॉजिटिव आ जाता है, और दूसरा HCl पार्श्व H पॉजिटिव और पार्श्व C क्लोराइड माइनस, ठीक है, पार्श्व नेगेटिव। तो यहाँ पर एक द्विध्रुव के बीच में आकर्षण होता है, तो इसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक द्विध्रुव अन्य द्विध्रुव के बीच अन्योन्य क्रिया को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं, द्विध्रुव आकर्षण। दूसरा होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, मतलब द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण, कि एक द्विध्रुव है HCl मान लो, एक द्विध्रुव है जिसमें कोई द्विध्रुव नहीं है, मतलब कि जिसमें कोई पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नहीं है, लेकिन यहां पर ये इसको प्रेरित करता है, ठीक है, इसको प्रेरित करता है, इसको खींचता है अपनी तरफ। तो यहां पर इसके नेगेटिव और पॉजिटिव अक्ष बाहर की तरफ आ जाते हैं, जो उसके इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, यहां पर कोई प्रेरित, मतलब कोई द्विध्रुव नहीं है, द्विध्रुव है, ठीक है। लेकिन ये जो HCl है ये इसको प्रेरित करता है, तो प्रेरित होता है तो इसके क्या होते हैं, इसके मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, ठीक है, तो ये प्रेरित द्विध्रुव बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण, ठीक है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। एक स्थायी द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव के मध्य अन्योन्य क्रिया, ठीक है। अब लास्ट का है हमारा तात्कालिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। ये क्या है, देखो तात्कालिक समय के लिए, मान लो 2 द्विध्रुव हमारे क्या है, यौगिक हैं, ठीक है, इनमें कोई वो नहीं हो रहा है, ठीक है, द्विध्रुव नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ क्षण के लिए, कुछ तात्कालिक क्षण के लिए क्या हुआ कि उसमें द्विध्रुव क्या हो गया, द्विध्रुव हो गया, ठीक है। अब ये द्विध्रुव जो किसी क्षण में हुआ, किसी तात्कालिक क्षण में हुआ, ये उसको प्रेरित करता है अन्य द्विध्रुव को, ठीक है। तो इसके मध्य जो अन्योन्य क्रिया उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। इंस्टेंटेनियस मतलब कि कुछ तात्कालिक क्षण में, ठीक है, जो डाइपोल बना वो प्रेरित करेगा दूसरे द्विध्रुव के बीच में, तो ये हो गया क्या, इंड्यूस डाइपोल, क्या कहते हैं इसे, प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण, ठीक है। जैसे H और H है, इसमें कुछ क्षण के लिए क्या हुआ, तात्कालिक द्विध्रुव हुआ, अब ये इसको प्रेरित कर देगा H और H को, तो यहाँ पर क्या होगा, तात्कालिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण, ठीक है। यह उत्कृष्ण गैसों में होता है, उत्कृष्ण गैसों में होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि देखो भाई किसमें वॉन्डर वॉल बल ज्यादा होगा, देखो किस तरीके से यहाँ पर क्रम होता है। देखो मान लो ये फ्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन तो गैसेज हैं, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड है और जो हमारा आयोडीन है वो ठोस है। तो ये कैसे हुआ, तो यहाँ पर हमारा वॉन्डर वॉल बल, हम जानते हैं कि वॉन्डर वॉल बल जो होता है वो समानुपाती होता है किसके होता है, ये होता है मोलर द्रव्यमान के, ठीक है। तो जिस तरीके से मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा तो उनके बीच के द्रव्यमान आपस में बढ़ेंगे ना, भार के मैंने बताया था, आकार के, तो यहाँ पर आकार बढ़ रहा है तो वॉन्डर वॉल बल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें फिर कल बाहर आई तो यहाँ पर आकार बढ़ा, तो आयोडीन का आकार बढ़ा तो वॉन्डर वॉल बल भी क्या होगा, बिल्कुल क्या कैसे होंगे, चिपके होंगे, पास होंगे, ठीक है। इसी तरीके से ब्रोमीन का थोड़ा दूर होंगे तो लिक्विड हो जाएगा, क्लोरीन का दूर होंगे और फ्लोरीन के दूर होंगे तो गैस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये समानुपाती होता है मोलर द्रव्यमान के। और अगर देखो वॉन्डर वॉल बल देखो यहाँ पर ऐसे जुड़े हुए हैं 2 तत्व आपस में, इस तरीके से इनको अलग करने के लिए क्वथनांक देना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा जुड़े होंगे उतना ज्यादा क्वथनांक होगा, तो जितना ज्यादा वॉन्डर वॉल बल होगा उतना ही हमें क्वथनांक देना पड़ेगा इन्हें अलग करने के लिए। मान लो आयोडीन है, इसको अलग करा लिक्विड बन गया, इसको और अलग करा, इसको और क्वथनांक दिया तो क्या बन गया, गैस बन गया। तो ये हम कह सकते हैं कि वॉन्डर वॉल बल जो है वो समानुपाती क्वथनांक के होता है और समानुपाती मोलर द्रव्यमान के होता है, ठीक है। हम बात करते हैं नोबल गैसेस की। अगर हम नोबल गैसेस से ऊपर से नीचे देखें, जैसे हमारी नोबल गैसेस होती है हीना, नीना और करीना, ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें ऊपर से नीचे जाते हुए तो क्या हमें देखने को पड़ेगा कि आकार बढ़ रहा है, मोलर द्रव्यमान बढ़ रहा है, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा तो वॉन्डर वॉल बल भी बढ़ेगा, वॉन्डर वॉल बल बढ़ेगा तो क्वथनांक भी ज्यादा चाहिए उन्हें अलग करने के लिए। तो हम देखेंगे कि नीचे वाले का क्वथनांक वॉन्डर वॉल बल ज्यादा होगा, मोलर द्रव्यमान ज्यादा होगा ऊपर वाले से। तो नीचे जाते हुए क्या होता है कि वॉन्डर वॉल बल बढ़ता है इसमें नोबल गैसेस में, ठीक है, क्वथनांक भी बढ़ता है, मोलर द्रव्यमान भी बढ़ता है, ठीक है। तो अब हमने ये देख लिया, अब हम देखेंगे कौन सा, हाइड्रोजन बंधन। देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो हमारा है हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध क्या होता है, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वॉन्डर वॉल बल सबसे दुर्बल बल होता है, उससे ज्यादा होता है क्या, हाइड्रोजन बंध, और उससे ज्यादा होता है सहसंयोजी बंध, और उससे ज्यादा होता है आयनिक बंध, ठीक है, जिसमें पूरा ऐसे बन जाते हैं। सहसंयोजी बंध जिसमें कि संयोजन करके हमारे आयन और क्या कहते हैं ऋणायन और धनायन मिलकर करते हैं। हाइड्रोजन बंध अब हम देखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन बंध तो क्या होता है, जिसमें ए और एच मतलब हाइड्रोजन के साथ ए और हाइड्रोजन के साथ बी जुड़ के बनाते हैं, ठीक है। जिसमें ए जो होता है वो होता है विद्युत ऋणात्मक तत्व, जिसमें कि उसके जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो कितनी होनी चाहिए, या तो 3 होनी चाहिए या तो 3 से कम होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और बी में उच्च होनी चाहिए, उच्च विद्युत ऋणात्मकता होनी चाहिए, एकाकी युग्म और सूक्ष्म आकार होना चाहिए और उच्च विद्युत ऋणात्मकता होनी चाहिए, ठीक है। और हम ये कैसे देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता, फोन्सल बेसिस से, ठीक है, जैसे फोन्सल फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, क्लोरीन और फिर आयोडीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन, इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। उसकी हमें एनर्जी मालूम है 4 3.5 3 बराबर होती है हमारी नाइट्रोजन और क्लोरीन की, है ना, फिर उसके बाद ब्रोमीन और इस तरीके से आयोडीन। अब हमें यहाँ पर आगे देखने प्रैक्टिस करनी है कि मान लो यहाँ पर H और F आपस में एक हाइड्रोजन बनाए और H और F ये हमारे बनाए, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लोरीन हाइड्रोजन ज्यादा, तो
पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पर आ जाएगा, सब में पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव इसमें रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन का कम रहता है विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, तो उसकी ज्यादा होती है विद्युत ऋणात्मकता। तो ए और एच के बीच में बनेगा, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन बन जाएगा एफ और एच के बीच में। इसी तरीके से ऑक्सीजन H2O और H2O के बीच में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में देखने को मिलेगा हमें हाइड्रोजन बन। और अब यहाँ पर हम देखेंगे लंबाई किसकी ज्यादा होगी। देखो हमने बनाया ए एच और बी, ठीक है, ये बनाया, तो ए एच तो होता है वो बनेगा एक सहसंयोजी बन, और एच और बी बनाएंगे हाइड्रोजन बन, जिसमें हम एक्स और वाई कह सकते हैं, एक्स वाला सहसंयोजी बन और वाई वाला हाइड्रोजन बन। और अच्छा लंबाई किसकी ज्यादा होगी, देखो भाई सहसंयोजी बन क्या होगा भाई, आपस में से जुड़े होंगे, हाइड्रोजन बन थोड़े से दूर होंगे, तो एक्स वाले की जो लंबाई है वह ज्यादा होगी वाई वाले से, ठीक है। तो हम बॉन्ड एनर्जी भी देखें तो बॉन्ड एनर्जी एक्स की ज्यादा होती है वाई से, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे एफ और एच एफ की, मतलब देखेंगे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव इस दोनों पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये तीन क्वेश्चन है, एच एफ के बताओ, H2O की बताओ, और जो हमारे NH3 की बताओ कि किसमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो हम यहीं पर ऐसे बता देंगे कि देखो जिसमें फॉन्सल ब्रिसी, जिसमें ए का मान बी का मान, जिसमें ए का मान ज्यादा होगा, ए का मान ज्यादा होगा, उसमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो बॉन्ड एनर्जी जो समानुपाती होती है ए की होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे फॉन्सल ब्रिसी, तो फॉन FON, तो एफ की ज्यादा होगी ओ से, और ओ की ज्यादा, सॉरी एफ सबसे ज्यादा होगा, ओ से कम होगा, और एन सबसे कम होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा बॉन्ड एनर्जी विद्युत ऋणात्मकता के ए से। अब यहाँ पर हमें एक और क्वेश्चन है कि इसमें किसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, OHO, ठीक है, OHN और NHN और NHO में, ठीक है। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, OHO है, OHN है, और NHN है, और NHO है। तो यहाँ पर हम वही विद्युत ऋणात्मकता से देखेंगे, ठीक है। मैंने बताया था ए, अगर ए जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, EN के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, लेकिन बी जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। किसके, अगर जितना कम बी की विद्युत ऋणात्मकता होगी उससे ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे फॉन्सल ब्रिसी से, तो यहाँ पर O और N, देखो O तो ज्यादा हो जाएगी, तो O हम देखेंगे ए की, तो O हम देखने लगे। तो अब हम बी देखेंगे, तो वहां पर N है और O है, हमें पता है जितनी ज्यादा बी की क्या होगी विद्युत ऋणात्मकता होगी उतनी कम बॉन्ड एनर्जी होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होगी, ज्यादा होगी एन से, तो ये उल्टा हो जाएगा कि एन जो होगा ज्यादा विद्युत क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी ओ के मुताबिक, क्योंकि बी कितनी ज्यादा उतनी कम बॉन्ड एनर्जी, और जितनी कम उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। तो OHN जो होगा उसमें सबसे ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी। देखते हैं हाइड्रोजन बंध में, ठीक है। हाइड्रोजन बंध में एक अपवाद है, अपवाद क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है कि जब CHCl3 क्लोरोफॉर्म जब जुड़ता है CH3COO से कीटोन से, क्लोरोफॉर्म जुड़ा कीटोन से, क्लोरोफॉर्म जुड़ा कीटोन से, तो जब हम उसको हम इस तरीके से लगाते हैं ना, क्या कहते हैं PBT के रूप में, है ना, इस तरीके से अगर हम लगाएं तो CH से जुड़ रहा है, बॉन्ड बना रहा है, और L इस तरीके से इधर आ रहे हैं, तो इस तरीके से हमने लगाया, और डबल बॉन्ड बना रहा है C से, और इस तरीके से CH3 बना रहा है। तो यहाँ पर हमें पता है जब A H से जुड़ा है ना, बनाएगा क्या B, तो यहाँ से क्या होता है कि हमें पता है A और B क्या है, हमारे विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, फॉन्सल ब्रिसी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें अपवाद में क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर कार्बन भी हाइड्रोजन बंध बना रहा है, मतलब कार्बन यहाँ A का रोल निभा रहा है और वहाँ B का रोल, मतलब कार्बन यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर विद्युत ऋणात्मक तत्व नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बंध बना रहा है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपवाद है कि कार्बन भी क्या बनाता है, एक हाइड्रोजन बंध बनाता है। हाइड्रोजन बंध के देखो कितने प्रकार होते हैं, हाइड्रोजन बंध के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध और एक होता है अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। अंतरा आणविक में क्या होता है कि दो अणु है ना, अलग अलग है, अंतर है उन दोनों में, और वो बंध बना रहे हैं, जैसे H और F ये दोनों बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरा देखते हैं जिसमें H2O है और उधर H2O है, तो O और H के बीच में आ रहा है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव से, ठीक है। और अगर हम NH3 में देखें और उधर NH3 है, तो ये दोनों क्या है, ये अंतरा आणविक हाइड्रोजन जिसमें अलग अलग आणविक बंध बन रहे हैं, ठीक है। एक और होता है अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध, इसमें क्या होता है, अणुओं के अंदर ही हाइड्रोजन बंध बनते हैं, एक ही अणु के भीतर में बनने वाले बंध को अंतः आणविक बंध कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा OHONO, मतलब कि NHO3 में क्या बनना है, एक ही अणु में क्या देखो हमें हाइड्रोजन बंध देखने को मिलता है कि OH, इसमें इधर है OH और इधर है NO2, ठीक है। ये इन दोनों में AH और B वाली फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध बन रहा है, ठीक है, एक ही अणु के भीतर में। हमने ये सब चीजें क्या देखी कि सहसंयोजी बंध, जो सहसंयोजी बंध है उसमें आयनिक प्रकृति हो रही है। आयनिक प्रकृति जानते हैं, आयनिक बंध जब बनते हैं तो उसमें जो हमारा एक जो धनायन है ना, जो हमारा एक तत्व है वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है ना दूसरे तत्व को, तो उसको ग्रहण करके एक आयनिक बंध बना देते हैं, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं सहसंयोजी बंध में आयनिक प्रकृति की पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आकर ये एक तरह से कैसे प्रकृति दिखाने, कैसे गुण दिखाने लगे, आयनिक गुण दिखाने लगे, ठीक है। कि इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व ज्यादा है तो वो उसको अपनी तरफ खींचकर उसको पार्शियल पॉजिटिव कर देता है, उसको पार्शियल नेगेटिव, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है खींचकर क्या कर देता है, उसको पार्शियल पॉजिटिव कर देता है और खुद पार्शियल नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अभी हमने उससे पहले क्या देखा था, फैजान रूल देखा था, जिसमें कि जब एक आयनिक बंध बन रहा है जैसे NaCl, ये जो दोनों एक आयनिक बंध बना रहे हैं, तो इनके बीच में क्या होता है कि Na का जो होता है वो आकार छोटा होता है और Z बहुत ज्यादा होता है, और Cl का आकार बड़ा होता है और Z कम होता है। तो इसके चलते जो हमारा सोडियम है वो क्लोराइड के क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, उसके क्लाउड को खींच लेता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हमें सहसंयोजी गुण देखने को मिलते हैं, इसमें आयनिक बंध में सहसंयोजी गुण देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं हम फैजान रूल, हाँ, कि आयनिक गुण में सहसंयोजी गुण प्रकृति साजित इलेक्ट्रॉन। ये पूरा चैप्टर हमारा होता है खत्म, रासायनिक आबंध तथा आणविक आबंध, ये चैप्टर का नाम
तो ये होता है हमारा खत्म, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, संरचना, अच्छा रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना।